लेकिन इस पूरे शहर के अंदर हमारे पास एक भी इंजीनियरिंग या एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। 2 लाख लोगों पर एक लाइब्रेरी। भिवंडी के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है वो ना के बराबर है। भिवंडी के धोबी तालाब स्टेडियम जो एक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया है। एक सरकारी अस्पताल का होना काफी है। सोशल इंफ्रा यानी वो फैसिलिटीज और सर्विसेज जो शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती है। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स और दूसरी पब्लिक प्लेसेस शामिल हैं। जो पॉपुलेशन एक सिटी में है उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज या इवन रास्ते, क्योंकि सब जगह पे आप कुछ एक्टिविटी खड़ा कर दो पर हेल्थ फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज या जो भी सुविधाएं चाहिए वो कोई प्रोविजन होगा ही नहीं, और बाद में आप जाके वो लैंड कार्व आउट करने का कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। URDPFI गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी मास्टर प्लान का पर्पस एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर नागरिक एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, और जिसके लिए जरूरी है एक अच्छा सोशल इंफ्रा। क्या भिवंडी का सोशल इंफ्रा शहर की बढ़ती जरूरतों के लिए काफी है, और मास्टर प्लान इस सिलसिले में क्या कहता है? बात करते हैं एजुकेशन की, जो किसी भी समाज के भविष्य की नींव है। मास्टर प्लान के हिसाब से भिवंडी में टोटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की संख्या 313 है, और इन 313 में से 34% ऐसे हैं जो हैं तो सरकारी, मगर इनमें से भी सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो अपर प्राइमरी के आगे की शिक्षा देते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक भी सरकारी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो हायर सेकेंडरी या कॉलेज एजुकेशन की तालीम दे। यही वजह है कि भिवंडी की ज्यादातर स्टूडेंट्स को 12वीं के बाद शहर के बाहर जाना पड़ता है। तस्वुर कीजिए आप एक ऐसे शहर का जिसकी आबादी तकरीबन 10.5 से 11 लाख है, लेकिन इस पूरे शहर के अंदर हमारे पास एक भी इंजीनियरिंग या एक भी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। इस शहर में 12वीं जमात पास करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में या मेडिकल में एडमिशन मिलता है तो उसको तकरीबन यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। और इस शहर के अंदर चंद एक LLB के कॉलेजेस, चंद एक B.Ed कॉलेजेस, मैनेजमेंट स्टडीज के कॉलेजेस तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जहां पर तकरीबन 8 से 10 हजार बच्चे 10वीं और 12वीं पास आउट करते हैं हर साल, वहां पर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तादाद आटे में नमक के बराबर है। तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ना होना है, जिसकी वजह से इस शहर में हायर एजुकेशन में बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट्स। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भिवंडी में डेडिकेटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन का कोई कॉलेज नहीं। भिवंडी एक इतना बड़ा शहर है तो यहाँ पे खुद की क्यों नहीं कोई एक हायर एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज है? तो उसके लिए मेरे को यहाँ से थाने जाओ, थाने से फिर पनवेल जाओ, बहुत ज्यादा मतलब 4 घंटे डेली अप डाउन करना, एक ट्रैवलिंग करना कितना मुश्किल, लड़की को इतना ट्रैवल करने के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता, और कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। जहाँ तक सरकारी स्कूल्स में पीने के पानी और सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी की सवाल है, तो ये फैसिलिटी तकरीबन सभी स्कूल्स में मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इन फैसिलिटीज के होने पर नहीं है, बल्कि यहाँ सवाल है उनकी क्वालिटी पर, उनकी देख रेख पर और उनके रेगुलर मेंटेनेंस पर। मास्टर प्लान में ये बात बताई गई है कि 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज की जरूरत है, और इसके लिए 20 हेक्टेयर का एरिया रिजर्व किया गया है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय रिजर्वेशन अकोमोडेशन पॉलिसी के चलते ये 20 हेक्टेयर शायद घट के आधा हो जाए, जो कि इनसफिशिएंट है। अभी के मास्टर प्लान में एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए एरिया पर पर्सन 0.35 स्क्वायर मीटर बताया गया है, जिसे आने वाला मास्टर प्लान बढ़ाकर 1.57 करता है। लेकिन इस क्लेम के पीछे किसी खास डेटा की क्लैरिटी नहीं है। IFLA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन के हिसाब से दुनिया भर में पब्लिक लाइब्रेरीज का एवरेज 15,000 लोगों पर एक लाइब्रेरी। हालत इंडिया में कुछ बेहतर है, यानी 8,500 लोगों पर एक लाइब्रेरी। लेकिन अगर हम इंडिया में सिर्फ अर्बन एरिया की बात करें तो सिचुएशन काफी खराब है, 80,000 लोगों पर एक लाइब्रेरी। और गेस करो कि ये रेशियो भिवंडी में क्या हो, 2 लाख लोगों पर एक लाइब्रेरी। अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की ओर, और अफसोस के साथ भिवंडी में सिर्फ एक ही फंक्शनल सरकारी अस्पताल मौजूद है। भिवंडी के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है वो ना के बराबर है। यहाँ कारपोरेशन के अंडर में चलने वाले कुछ 15 PSCs थे। यहाँ पे एक जचकी खाना था जो मंडी के ऊपर था, जचकी खाना।
और उसके अलावा IGM हॉस्पिटल था। IGM हॉस्पिटल पहले कारपोरेशन चलाती थी, उसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। IGM हॉस्पिटल एट प्रेजेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से उस पर 100 बेड के हॉस्पिटल है। 15 PSC जो है उसके अंदर अलग अलग प्रभाग के अंदर वो दवाखाने। तो चूंकि भिवंडी अभी 100 बेड हॉस्पिटल है तो IPHS नॉर्म के हिसाब से यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में स्टाफ और दवाइयाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप खाली बिल्डिंग देखोगे आप कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिल्डिंग बना देंगे। पॉलिटिशियन जो है जब जीत के आने के बाद जब वो IGM के ऊपर आएंगे तो वो टाइल्स लगा देंगे, वो जो रंग रोगन कर देंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की जो कमी है और यहाँ पे जो इतना बड़ा जो बर्डन है, वो बर्डन की जो कमी इतना है, उसको किस तरह सॉर्ट आउट करने का इसके ऊपर किसी का मतलब वो मामला नहीं है। इस अस्पताल में क्वालिटी सर्विसेज और फैसिलिटीज का ना होना भी एक बड़ा मसला है। हमारी UPSC जो है और होना चाहिए। UPSC के अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए हमारे पास। CSC जो होती है वहाँ पे कारपोरेशन की आबादी के लिहाज से, कारपोरेशन के एरिया के हिसाब से यहाँ पे 6 बेड का CSC होना चाहिए यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाई है। तो तमाम चीज़ के ऊपर जो है हमारा उसके ऊपर बहुत संजीदगी से काम होना चाहिए। इसके अलावा भिवंडी में टोटल 175 प्राइवेट अस्पताल है जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 3200 बेड की, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से इनकी सर्विसेज काफ़ी महंगी है और ज़्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर है। यहाँ सवाल ये उठता है, एक ऐसा शहर जहाँ की 48% आबादी स्लम्स में रहती हो, वहाँ सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का होना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी अस्पताल अभी फंक्शनल नहीं है वो जल्द अज जल्द फंक्शनल हो जाए और पब्लिक के लिए अवेलेबल। मास्टर प्लान के हिसाब से करंटली 3.3 हेक्टर्स का एरिया हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए रिजर्व किया गया है, जिसे मास्टर प्लान बढ़ा के 6.8 हेक्टर करता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब भिवंडी के नागरिक को एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध होंगी। खुली फिजा में सांस लेना किसे नहीं पसंद, लेकिन उसके लिए शहर में ओपन स्पेस का होना काफ़ी ज़रूरी है, साफ सुथरी जगहों का होना काफ़ी ज़रूरी है। ओपन पब्लिक स्पेस है क्या? इसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यानी पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और स्टेडियम, वॉकवेज यानी फुटपाथ और रोड, और साथ साथ नदी, तालाब, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर जोन को भी शामिल किया जाता है। शहर का कितना हिस्सा ओपन पब्लिक स्पेस के लिए रखा जाए, इसे समझने के लिए हमारे पास 2 गाइडलाइन। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया URDPFI गाइडलाइंस, जिसके मुताबिक इंडियन सिटीज में ओपन पब्लिक स्पेस के लिए एरिया 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होना चाहिए। इस हिसाब से 2043 तक भिवंडी शहर का 53% हिस्सा ओपन पब्लिक स्पेस होना चाहिए। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया गया SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके अकॉर्डिंग शहर का 45 से 50% हिस्सा ओपन पब्लिक स्पेस रखना चाहिए। लेकिन भिवंडी मास्टर प्लान के हिसाब से ये एरिया भिवंडी में सिर्फ 32% बनता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी डेवलप है उसके लिए ये टारगेट इम्प्रैक्टिकल है। जो नए एरियाज हैं और डेवलपेबल एरियाज हैं उन एरियाज में इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। अगर हम ओपन पब्लिक स्पेस में से सिर्फ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की बात करें यानी पार्क्स, ग्राउंड्स, स्टेडियम्स जैसी जगह, तो एक बात तो ये कि ये फैसिलिटीज है ही बहुत, यानी सिर्फ 3%, और जितनी है उनमें भी उनकी हालत इतनी ख़राब है कि किसी तरीके से रिक्रिएशनल। जैसे भिवंडी के धोबी तालाब स्टेडियम जो एक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया है, डेब्रीज का यहाँ पर डंप किया जाना एक आम बात बन चुकी है, जो अक्सर ट्रक्स और बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेस भी बन जाते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी जमा होना मामूली सी बात बन चुकी है और शहर के लगभग सारे गार्डन्स का यही हाल है। मास्टर प्लान भिवंडी के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क, 2 ड्रामा थिएटर और वर्ला देवी लेक पर एक बोटिंग स्टेशन भी प्रपोज करता है। चाविंद्रा के एग्जिस्टिंग डंपिंग ग्राउंड, जिसकी जगह अब एक सिटी पार्क बनाया जाना है, क्या वो मुंबई साइन के महाराष्ट्र नेचर पार्क की तरह एक खूबसूरत रूप धार पाएगा? अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब भिवंडी के नागरिक को अच्छी एजुकेशन, अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज और सांस लेने के लिए खुली जगह नसीब होगी। कॉरपोरेशन आखिर कब ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगी?